6.3 मराठी थिएटर मतलब मराठी नाटक, उसका क्या इतिहास है, कैसे शुरू हुआ। थिएटर इज अ प्लेस डिवोटेड टू परफॉर्मेंसेस आइदर सोलो और कलेक्टिव ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखिए थिएटर एक परफॉर्म किया जाता है, नाटक जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। एक तो अकेला व्यक्ति परफॉर्म करता है जिसे एक पात्री नाटक बोलते हैं, वन मैन शो, या फिर कलेक्टिव मतलब कुछ लोग मिलकर प्रेजेंट करते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ द आर्टिस्ट एज वेल एज द ऑडियंस इज इसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। देखिए किसी भी नाटक के सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए आर्टिस्ट का पार्टिसिपेशन, उसमें मन लेकर सहभाग, मनपूर्वक सहभाग बहुत आवश्यक होता है, और लोगों का भी, जो प्रेक्षक होते हैं उनका भी, दर्शकों का भी सहभाग बहुत आवश्यक होता है। अगर दर्शक उन्हें अच्छा चेयर कर रहे हैं, उनको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो जो आर्टिस्ट है उनका भी मतलब जोश बढ़ता है उससे, ठीक है। The theater comprises several factors such as script, director, artist, makeup, costumes, stage, art design, backdrop of the stage, lighting arrangement, audience and critics। देखिए थिएटर जो है वो अलग अलग हिस्सों से बनता है। जैसे पहले कोई भी नाटक अगर चाहिए तो उसके स्क्रिप्ट चाहिए, उसकी पटकथा चाहिए, मतलब जो स्टोरी है, डायलॉग्स, किसका डायलॉग कब होगा, कौन सी सिचुएशन कैसी दिखाई जाएगी, वो होना चाहिए। डायरेक्टर लगता है, निर्देशक लगता है, दिग्दर्शक जिसे कहते हैं मराठी में। तो डायरेक्टर जो है वो सब बताता है, डायरेक्ट करता है कि वो आर्टिस्ट यहाँ से ऐसे आएगा, वो ऐसे बोलेगा, वैसे वैसे वो बताया जाता है। आर्टिस्ट जो खुद परफॉर्म करते हैं, आर्टिस्ट मतलब जो उसमें काम करते हैं नाटक में, वो एक्टिंग करते हैं वो। मेकअप करने के लिए बहुत से मेकअप मैन लगते हैं, कॉस्ट्यूम्स लगते हैं अलग अलग। समझिए कोई हिस्टोरिकल नाटक है शिवाजी महाराज के लाइफ के ऊपर, तो उसके ऊपर, उनके ऊपर अगर बनाना है, उसके ऊपर नाटक बनाना है, तो उस समय के कॉस्ट्यूम्स लगेंगे, उस समय के ड्रेसिंग लगेंगे, तो वो लगेगा। स्टेजेस में अगर पुरातन काल के हैं तो उसमें महल दिखाने हैं, महल दिखाने हैं, बड़े बड़े राजभवन दिखाने हैं, तो वैसे सेट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आर्ट डिजाइन, बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज मतलब बैकग्राउंड जो होता है स्टेज का वो दिखाना पड़ेगा। लाइटिंग अरेंजमेंट, लाइटिंग दिखाना पड़ेगा, लाइटिंग की प्रॉपर अरेंजमेंट मतलब आर्टिस्ट के चेहरे पर कितना लाइट होना चाहिए, कब होना चाहिए, और बैकग्राउंड में कैसा लाइट होना चाहिए, ये सब एडजस्टमेंट जो है वो सोच कर करना पड़ता है। फिर ऑडियंसेस कहाँ बैठेंगे, ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स कैसा आता है, ठीक है। और क्रिटिक्स मतलब टीकाकार, तो उनका जो नाटक जो रिलीज होता है, जैसे फिल्म रिलीज होने के बाद कुछ रिव्यूज दिए जाते हैं उसके बारे में कि ये फिल्म ऐसी है, उसमें से डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, म्यूजिक बहुत अच्छा है इस फिल्म का वगैरह, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है, कॉस्ट्यूम्स इतने अच्छे नहीं है, ये जैसे बताया जाता है। वैसे ही नाटक का भी होता है कि नाटक का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है वगैरह, ये सब एनालाइज किया जाता है। तो वो जो एनालाइज किया जाता है, जो लोग होते हैं उसे एनालाइज करने वाले, उन्हें बोलते हैं क्रिटिक्स। फिल्म क्रिटिक्स होते हैं ना, थिएटर क्रिटिक्स होते हैं, फूड क्रिटिक्स भी होते हैं, किसी होटल के मतलब फूड की क्वालिटी कैसी है, उसकी टेस्ट कैसी है वो बताने के लिए, और उसको स्टार रेटिंग दी जाती है। वैसे ही नाटकों की भी क्रिटिक्स होते हैं, ठीक है। डांस एंड म्यूजिक कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ ड्रामा। देखिए एक नाटक में डांस भी हो सकता है, नृत्य भी हो सकता है, और म्यूजिक, संगीत भी हो सकता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं नाटक के। अ ड्रामा इज यूजुअली एनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स। देखिए ड्रामा जो होता है, नाटक जो होता है, वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो डायलॉग्स, संवादों की मदद से। However, मीम कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। मीम मतलब आपको पता है विदाउट बोलना, मूक अभिनय जिसे बोलते हैं, मूक अभिनय मतलब कि कुछ भी बोले बिना जो एक्टिंग की जाती है। कई बार एक्सप्रेशंस के द्वारा ही कुछ इमोशंस बताए जाते हैं अपने, कई बार हाथों की मदद से बताया जाता है जो उसे कहना है, तो उसे बोलते हैं मीम। तो वो भी एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। द रूलर्स ऑफ भोसले फैमिली ऑफ तंजौर वेर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ ड्रामा। जो भोसले राजघराना था तंजौर का, उन्होंने
आश्रय दिया था बहुत से नाटककारों को। सम ऑफ देम हैड रिटन वेरी प्ले अ फ्यू प्लेज एंड ऑल्सो ट्रांसलेटेड संस्कृत प्लेज। उन्होंने कई सारे बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत नाटकों को, जैसे कालिदास ने वगैरह लिखे थे, शाकुंतल वगैरह, उनके वैसे कई सारे नाटक जो है वो ट्रांसलेट किए थे मराठी में, भाषांतरित किए थे। द 19th century saw a great development of the मराठी थिएटर। 19वीं शताब्दी में जो है मराठी नाटकों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। विष्णुदास भावे इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी थिएटर। विष्णुदास भावे जी को फादर ऑफ मराठी नाटक कहा जाता है। सीता स्वयंवर वॉज द फर्स्ट प्ले प्रेजेंटेड बाय हिम। सीता स्वयंवर मतलब सीता जी का विवाह राम जी के साथ, वो उस नाटक में दिखाया गया था। द मूवमेंट स्टार्टेड बाय विष्णुदास भावे वॉज फॉलोड इन महाराष्ट्र बाय हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल एंड ऑल्सो लाइट फार्सिकल स्टेज प्लेज। तो जो उन्होंने शुरू किया था एक नाटकों का मूवमेंट, वो फॉलो किया गया आगे। कई सारे ऐतिहासिक नाटक आए, जो काल्पनिक नाटक आए, फिर कई सारे विनोदी नाटक आए। द फार्सिकल प्लेस डील विद सोशल इश्यूज इन अ ह्यूमरस वे। तो फार्सिकल मतलब जो है किसी का मजाक उड़ाकर दिखाना नाटक में। तो फार्सिकल इश्यूज मतलब जो सामाजिक समस्याएं थी उनका मजाक उड़ाकर कई सारे फार्सिकल प्लेस नाटक बनाए गए। ठीक है, जैसे उस समय कई सारे 80-80 साल के पुरुष जो है वो 10-10 साल के लड़कियों के साथ शादियां करते थे। तो उस सिस्टम पर, उस प्रथा पर मतलब उस प्रथा का मजाक उड़ाकर उस पर तनकीद की जाती थी। तो वैसे भी समाज में जागृति की जाती थी। इनिशियली नो रिटन स्क्रिप्ट्स वेर यूज्ड। शुरुआत में नाटकों के लिखित रूप में स्क्रिप्ट्स नहीं हुआ करती थी, बस गाने लिखित हुआ करते थे, लेकिन डायलॉग्स जो थे वो लिखित नहीं हुआ करते थे। इंस्टेंटेनियसली जो सूझता था वैसे बोलते थे आर्टिस्ट। Often only the lyrics were written down, but the dialogues used to be spontaneous। देखिए, लिरिक्स, सिर्फ गानों के लिरिक्स जो है वो ही लिखे जाते थे और वो ही याद किए जाते थे, लेकिन डायलॉग्स जो थे वो स्पॉन्टेनियस हुआ करते थे। मतलब उसी समय जो सूझता था उस तरीके से वो बोले जाते थे डायलॉग्स आर्टिस्ट के द्वारा। VJ कीर्तने was the first author who wrote the script of थोरले माधवराव पेशवे in 1861 and its printed copy was made available। तो VJ कीर्तने ये जो स्क्रिप्ट राइटर थे, नाटककार जो थे, उन्होंने पहला नाटक की स्क्रिप्ट लिखी डायलॉग्स के सहित, और वो नाटक था थोरले माधवराव पेशवे in 1861 और उसकी प्रिंटेड कॉपी भी अवेलेबल है। This was the beginning of the tradition of having a complete written script ready for a staging a play। तो ये शुरुआत थी, मतलब कौन सी परंपरा की, जब पूरा नाटक लिखा जाने लगा डायलॉग्स के सहित। पहले सिर्फ गाने लिखे जाते थे, लेकिन बाद में डायलॉग्स भी लिखे जाने लगे। In the later half of the 19th century, बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर made special efforts to introduce classical ख्याल म्यूजिक in महाराष्ट्र। तो एक ख्याल संगीत जो है, ख्याल पारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, उसमें से आता है। तो वो एक संगीत उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मराठी नाटक में। आफ्टर हिम उस्ताद अल्लादिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान एंड उस्ताद रहमत खान कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अ ग्रेट वे। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया मराठी नाटक, संगीत नाटकों के लिए। Their efforts helped in developing a taste for classical music among the audience in महाराष्ट्र। तो उनके कारण संगीत नाटक जो है उसमें क्लासिकल संगीत बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, शास्त्रीय संगीत यूज़ किया जाने लगा, और उससे लोगों में काफ़ी रुचि डेवलप हुई शास्त्रीय संगीत के तरफ। द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक रिजल्टेड इन द ओरिजिन ऑफ म्यूजिकल मराठी थिएटर। तो इसके कारण क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत की पॉपुलरिटी जो है, प्रसिद्धि जो है, वो बढ़ने लगी मराठी नाटकों में। द म्यूजिकल प्लेज ऑफ किर्लोस्कर मंडली बिकेम वेरी पॉपुलर। किर्लोस्कर मंडली नाटक मंडल जो था, उसके म्यूजिकल प्ले, संगीत नाटक जो थे, वो काफ़ी मशहूर होने लगे, काफ़ी प्रसिद्ध होने लगे। संगीत शाकुंतल रिटन बाय अण्णा साहेब किर्लोस्कर अर्न अ ग्रेट पॉपुलरिटी। तो संगीत शाकुंतल जो मूल नाटक था, संस्कृत में शाकुंतल लिखा गया था,
कालिदास द्वारा, प्रसिद्ध कवि, उनका ही नाटक वो मराठी में भाषांतरित किया गया अण्णा साहेब किर्लोस्कर द्वारा, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। अनदर म्यूजिकल प्ले शारदा written by Govind Ballar Deval is quite important as it comments in a humorous style on the evil custom of marrying young girls to aged men। तो ये शारदा नाटक बनाया गया गोविंद बल्लार देवल द्वारा। उन्होंने मतलब मजाकिया मतलब तरीके से जो बुरी प्रथा थी, कुप्रथा थी हमारे समाज में कि बहुत ही बूढ़े लोग जो है 80-80 साल के, वो 10-10 साल के लड़कियों के साथ शादी करते थे, उस पर मतलब निंदा की थी उसकी मजाकिया तरीके से। ऑल्सो प्लेज सच एज मूकनायक रिटन बाय श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर, मूकनायक। फिर संगीत मानापमान रिटन बाय कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर एंड एकच प्याला रिटन बाय राम गणेश गडकरी आर इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मराठी थिएटर। ये नाम आपको याद रखने हैं, किसने कौन सा नाटक लिखा है, वो सारे नाम आपको याद रखने हैं। शायद आपको मैच द पेयर्स में भी आ सकते हैं, ठीक है, तो आप याद रखिए ये। डू यू नो खाडिलकर रोट कीचक वध, अ मेटाफोरिकल ड्रामा टू डिनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कीचक वध नाम का एक उपमा अलंकार जिसे कहते हैं, रूपक अलंकार, मतलब उसमें दिखाया गया था, कीचक वध दिखाया गया था, उसमें क्या दिखाया था वो आगे पढ़ेंगे हम। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की निंदा करने वाला ये नाटक था। जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, ब्रिटेन के कंट्रोल में थे, उस समय ये नाटक लिखा गया था। इट वॉज बेस्ड ऑन सर्टेन इवेंट्स इन द महाभारत। तो महाभारत में जो कुछ प्रसंग थे उस पर आधारित ये नाटक लिखा गया था। द्रौपदी रिप्रेजेंटेड हेल्पलेस मदर इंडिया। द्रौपदी को एक मतलब हमारी जो भारत माता है जो बंदी थी ब्रिटिशों के कब्जे में, उसका एक रूप दिखाया गया द्रौपदी को। While युधिष्ठिर represented the moderates and भीम the extremists। युधिष्ठिर जो था वो मॉडरेट्स, जैसे कांग्रेस में दो ग्रुप थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो ग्रुप थे, एक था मॉडरेट और दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट। एक था मवाळ और दूसरा था जहाल। तो मवाड़ में कुछ लोग थे जैसे क्या कहते हैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, महादेव गोविंद रानडे वगैरह जो थे वो मवाड़ थे, मतलब वो मॉडरेट्स थे, मतलब वो इतनी तेज तनकीद नहीं करते थे, इतनी तेजी से निंदा नहीं करते थे, मतलब नरमाई से पेश आते थे वो ब्रिटिशों के साथ। लेकिन जो जहाल ग्रुप था, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, उसमें टिड़क आते थे, लाल बालपाल जिन्हें कहते हैं, लाल बालपाल, बाल गंगाधर टिड़क वगैरह। तो ये जो ग्रुप था वो बहुत ही शार्प शब्दों में और बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो भीम जो है वो बहुत शक्तिशाली था, तो उसे मतलब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव दिखाया गया, और युधिष्ठिर जो था वो नरमाई से पेश आता था दुर्योधन वगैरह जो दुष्ट लोग थे उनके साथ, तो उनको मॉडरेट्स की तरह दिखाया गया। कीचक रिप्रेजेंटेड द इंसॉलेंट वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन। उस समय जो लॉर्ड कर्जन जो वॉइसरॉय था, ब्रिटिश वॉइसरॉय हम पर राज कर रहा था, उसे कीचक जो एक उद्धट एक अरोगेंट राजा के तौर पर दिखाया जाता था, और वो फोर्सिबली मैरी करना चाहता था द्रौपदी के साथ। तो उसका वध किया गया, उसकी हत्या की गई, वो दिखाया जाता था। मतलब लोगों को ये संदेश दिया जाता था कि ये जो ब्रिटिश है ये हमारी भारत माता पर फोर्सिबली राज कर रहे हैं और इनको हटाना है हमारे रास्ते से। The audience used to perceive the characters in this fashion and feel enraged about the imperialistic attitude of the British government। तो ब्रिटिश जो साम्राज्यशाही वर्तणूक करता था भारत पर, हमें जो गुलामों की तरह ट्रीट करता था, उस पर बहुत निंदा की जाती थी और ऑडियंस को बहुत गुस्सा आता था वो नाटक देखने के बाद ब्रिटिशों के विरुद्ध। द पॉप्युलर प्लेज रिटन बाय आचार्य अत्रे लाइक साष्टांग नमस्कार, उद्याचा संसार, घराबाहेर एटसेट्रा हेल्प द मराठी थिएटर टू सस्टेन थ्रू अ टेम्पररी डिक्लाइन। बीच में कुछ मंदी का माहौल भी आया, तो उस समय ये आचार्य अत्रे द्वारा लिखे गए कुछ कॉमेडी नाटक भी आए, साष्टांग नमस्कार, उद्याचा संसार, घराबाहेर वगैरह, तो उससे काफी सस्टेंशन मिला। द रिसेंट प्लेस
बेस्ड ऑन हिस्टॉरिकल थीम्स लाईक रायगडाला जेव्हा जाग येते अँड इथे ओशाळेला मृत्यू बाय वसंत कानेटकर, घाशीराम कोतवाल बाय विजय तेंदुलकर, टिळक आणि आगरकर बाय विश्राम बेडेकर बिकेम वेरी पॉपुलर। तो ये जो नाटक थे वो काफ़ी फेमस हुए, लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुए। जैसे रायगडाला जेव्हा जाग येते ये शिवाजी महाराज के जीवन के ऊपर ये नाटक है। इथे ओशाळेला मृत्यू, घाशीराम कोतवाल, टिळक आणि आगरकर, इनकी दोनों के जो ओपिनियंस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डील करने के, वो उस पर यह नाटक आधारित है। द मराठी स्टेज कंटिन्यू टू गेट एनरिच्ड बिकॉज ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ द प्लेस। मराठी नाटक में नाट्यभूमि पर बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रयोग किए गए, अलग अलग तरह के, अलग अलग थीम के नाटक बनाए गए। मराठी स्टेज आर्टिस्ट ऑफ द बायगॉन एरा लाइक गणपतराव जोशी, नारायणराव राजहंस, मोर पॉपुलरली नोन एज बाल गंधर्व, केशवराव भोसले, चिंतामणराव कोल्हटकर एंड गणपतराव बोडस आर स्टिल रिमेंबर्ड। देखिए इनको आज भी याद किया जाता है एज ग्रेट एक्टर्स। द अर्ली मराठी प्लेयर्स वेर स्टेज्ड ऑन ओपन ग्राउंड्स। शुरुआत में जो मराठी नाटक करवाए जाते थे वो खुले मैदानों में करवाए जाते थे। बाद में ब्रिटिशों ने क्या किया, थिएटर्स बनाए, नाट्यगृह बनाए अलग अलग। The British first built closed theatres like Playhouse, Ripon and Victoria in Mumbai. Thereafter, the shows of Marathi plays gradually took to closed theatres. उसमें फिर बाद में नाट्यगृहों में, ऑडिटोरियम्स में नाटक होने लगे। Do you know? The renowned author poet Vishnu Vaman शिरवाडकर, also known as कुसुमाग्रज, विवा शिरवाडकर इनका नाम है। कुसुमाग्रज उनका लिखित मतलब उनका टोपण नाव ज्याला म्हणतात, पेट नेम वो है। रोड नटसम्राट नाम का एक नाटक लिखा उन्होंने। अ प्ले स्टाइल आफ्टर शेक्सपियर्स वेल नोन प्ले किंग लियर। शेक्सपियर का एक नाटक था किंग लियर नाम का, उस पर आधारित नटसम्राट नाम का नाटक है जो विवा शिरवाडकर या कुसुमाग्रज द्वारा लिखा गया है। इट बिकेम वेरी पॉपुलर, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। गणपतराव बेलवलकर, अ ट्रैजिक प्रोटैगनिस्ट ऑफ नटसम्राट, रिप्रेजेंट्स अ ब्लेंड ऑफ टू वेल नोन पर्सनालिटीज ऑफ अर्ली मराठी स्टेज, गणपतराव जोशी एंड नाना साहेब फाटक। तो उनमें जो कैरेक्टर था, एक हीरो जो था उस नटसम्राट नाटक का, नायक जो था गणपतराव बेलवलकर नाम का, वो बहुत ही फेमस हुआ और वो प्रसिद्ध दो मराठी व्यक्तियों का मिश्रण उनसे इंस्पायर्ड था। एक थे मराठी नाटक के एक्टर गणपतराव जोशी और दूसरे भी मराठी नाटक के एक्टर थे नाना साहेब फाटक। तो उनसे इंस्पायर्ड वो कैरेक्टर था। पात्र, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा। अभी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो क्या कहना है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तो दुनिया में सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस होती है एक साल में। हमारे देश में एक वर्ष के कार्यकाल में नियरली 2000 फिल्में बनती है सारी भाषाओं में मिलकर। तो ये संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में कहीं पर भी इतनी ज़्यादा संख्या में सिनेमा फिल्म्स नहीं बने जाते। सिनेमा इज अ मीडियम दैट ब्रिंग्स टुगेदर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। तो कला और तंत्रज्ञान इन दोनों का मिश्रण सिनेमा है। विद द टेक्नोलॉजी ऑफ मोशन पिक्चर्स द फिल्म इंडस्ट्री केम इनटू बीइंग। तो मोशन पिक्चर्स मतलब चलचित्र की जो तकनीक है उस पर आधारित ये इंडस्ट्री अस्तित्व में आई। इट गेव राइज टू द एरा ऑफ साइलेंट मूवीज। स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो है साइलेंट मूवीज हुआ करती थी, मतलब उसमें आवाज नहीं हुआ करती थी, ना कोई डायलॉग सुनाई देते थे, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता था, बस वीडियो देखा जाता था। तो उसमें क्या करते थे, कुछ ऐसे दिखाया जाता था कि उसमें जो कैरेक्टर्स है वो कुछ बातें कर रहे हैं और वो जो बातें कर रहे हैं वो एक स्लाइड आती थी बीच में और उस पर वो डायलॉग्स लिख कर आते थे। इस तरीके से वो दिखाते थे, मतलब अल्टरनेटली दिखाते थे। एक बार कैरेक्टर्स बातें करते हुए, फिर नेक्स्ट इसमें स्लाइड्स जिसमें डायलॉग्स लिख कर आते थे। तो इस तरीके से वो मूवीज बनाई जाती थी। लेटर द टेक्नोलॉजी ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड द एज ऑफ साउंड मूवीज बिगन। बाद में साउंड रिकॉर्डिंग की भी टेक्नोलॉजी आ गई और उसके बाद साउंड मूवीज मतलब जो वोकल मूवीज है जिसमें आवाज भी थी और वीडियो भी था, ऐसे मूवीज आने लगी। ठीक है, तो डू यू नो
टाइप्स ऑफ मूवीज, सटारिकल मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, एडवर्टाइजिंग फिल्म्स, चिल्ड्रंस फिल्म्स, मूवीज अबाउट आर्मी, एजुकेशनल मूवीज, मूवीज नैरेटिंग अ स्टोरी एटसेट्रा। ये बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप्स है मूवीज़ की। जैसे सैटारिकल मूवीज़ मतलब किसी जैसे ये हमने देखा फार्सिकल जिसे कहते हैं, किसी कुप्रथा पर, किसी बुरी चीज़ पर उसका मजाक उड़ाकर उस पर निंदा करना उसकी और लोगों में जन जागृति करना, उससे सैटारिकल बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री मतलब 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक ये डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जो बनाई जाती है फिल्म, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री। किसी भी चीज के बारे में, अगर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए जो फिल्म बनाई जाती है उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री। ठीक है। जैसे नेशनल जियोग्राफी या डिस्कवरी पर कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज दिखाए जाते हैं। जैसे 15 अगस्त 2019 को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी नेशनल जियोग्राफिक पर कि इंडिया के इलेक्शंस इतनी बड़ी मात्रा में कैसे करवाए जाते हैं इंडिया में, तो वो दिखाया गया था। वो आप इस पर भी यूट्यूब पर भी देख सकते हैं या हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग फिल्म्स, एडवर्टाइजिंग फिल्म्स होती है जिसमें कई सारे एडवर्टाइजेस किए जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के। फिर चिल्ड्रंस फिल्म्स होते हैं, बच्चों के लिए फिल्म्स बनाए जाते हैं अलग अलग। ठीक है। फिर मूवीज अबाउट आर्मी, हमारी सेना को डेडिकेटेड कुछ होते हैं। जैसे लक्ष्य मूवी है, लक्ष्य मूवी ऋतिक रोशन की पुरानी मूवी है, उसको डेडिकेटेड। या फिर उरी जो है मूवी, वो है सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित। फिर एजुकेशनल मूवीज, जानकारी देने के लिए, एजुकेट करने के लिए लोगों को मूवीज बनाई जाती है। फिर मूवीज नैरेटिंग अ स्टोरी, एक कथा बताने के लिए, स्टोरी बताने के लिए मूवीज बनाई जाती है। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर मूवीज बनाई जाती है, उनकी अलग अलग थीम्स होती है। द ऑनर ऑफ मेकिंग एंड रिलीजिंग द फर्स्ट फुल लेंथ मूवी गोज टू महाराष्ट्र। तो भारत में पहली पूरी मूवी बनाने का जो सम्मान है वो महाराष्ट्र को जाता है। महाराष्ट्र इज नोन एज द लैंड दैट नर्चर्ड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो महाराष्ट्र में ओरिजिनेट हुई और वो बढ़ती गई। हमारा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो मुंबई में है, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मदनराव माधवराव पितळे, द पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण, हरिश्चंद्र सखाराम भातवडेकर, ऑल्सो नोन एज सावे दादा, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मूवीज। तो इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है मराठी मूवीज को डेवलप करने में। लेटर गोपाल रामचंद्र तोरणे, ऑल्सो नोन एज दादा साहेब तोरणे, एंड AP करंदीकर एंड SN पाटनकर, VP दिवेकर sought help from foreign technicians and made a movie entitled पुंडलिक। इन्होंने पुंडलिक नाम, इन सब ने मिलकर पुंडलिक नाम की एक मूवी बनाई, लेकिन वो उसका प्रोडक्शन जो हुआ था वो फॉरेन में हुआ था, विदेशियों के मदद से हुआ था। तो ये भारत में नहीं बनी थी ये मूवी, भारतीय लोगों ने बनाई थी, लेकिन बहुत से लोग उसमें टेक्नीशियंस जो थे वो फॉरेनर्स थे। इट वॉज रिलीज इन मुंबई इन 1912 में वो मुंबई में रिलीज की गई थी, प्रदर्शित की गई थी। राजा हरिश्चंद्र, अ मूवी डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फाल्के, वॉज द फर्स्ट टू बी प्रोसेस्ड कंप्लीटली इन इंडिया। तो राजा हरिश्चंद्र ये पूरी तरह भारतीय मूवी थी जिसमें सारे भारतीय लोगों ने काम किया था, जिसमें टेक्नीशियंस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो कैमरामैन वगैरह, ये सभी काम जो थे, टेक्नीशियंस के भी काम जो थे वो भी भारतीयों ने किए थे। वो पूरी तरीके से भारतीय फिल्म थी, पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र। इट वॉज रिलीज इन मुंबई इन 1913 में ये मुंबई में रिलीज हुई। ही ऑल्सो क्रिएटेड साइलेंट मूवीज, ये सारे साइलेंट मूवीज थे शुरुआत में। मोहिनी भस्मासुर, जो भगवान विष्णु ने भस्मासुर का नाश किया था मोहिनी अवतार लेकर, उस पर आधारित। सावित्री सत्यवान, जो वट सावित्री की जो कथा है उस पर आधारित। ऑल्सो डॉक्यूमेंट्रीज ऑन द रॉक कट केव्स ऑफ वेरूल एंड पिलग्रिम सेंटर ऑफ नासिक एंड त्र्यंबकेश्वर। तो इस पर भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, जैसे वेरूल की जो केव्स है, जो गुफाएं हैं उस पर आधारित, या फिर तीर्थ क्षेत्र जो है नासिक और त्र्यंबकेश्वर के, उन पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज जो भी बनाई गई। माहिती पट जिन्हें कहा जाता है। लेटर अ ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग मूवीज ऑन हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स केम इनटू बीइंग। बाद में
हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घटनाओं पर या फिर जो हमारे महाभारत है, रामायण है, उस पर आधारित भी फिल्में आने लगी। आनंद राव पेंटर, द फर्स्ट वन टू मेक अ सिने कैमरा ऑफ इंडियन मेक, ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन द मेकिंग ऑफ मूवीज। तो आनंद राव पेंटर जो पहले व्यक्ति जिन्होंने सिने कैमरा पहला इंडियन बनाया, वो भी फिल्म बनाने में काफी इंटरेस्टेड थे। His cousin Baburao Painter, also known as Mistry, made Sairandri in 1918. उन्होंने ये फिल्म बनाई। He made the first historical movie सिंहगढ़, उन्होंने ये मूवी भी बनाई। Which was a silent one, ये साइलेंट मूवी थी। ये पढ़ते हैं, you would like to know this. The government of India created a special division for making documentaries. डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए भारतीय सरकार ने एक अलग से डिवीजन बनाए हैं। इट वॉज नेम्ड एज फिल्म्स डिवीजन। द डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज बाय दिस डिवीजन यूज टू बी शोन इन सिनेमा थिएटर्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द मेन मूवी। मतलब मेन मुख्य मूवी शुरू होने से पहले ये डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती थी ताकि जन जागृति हो सके। तो ये भारत सरकार द्वारा किया जाता था, मतलब हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद जो भारत सरकार थी वो, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नहीं। They were aimed at creating public awareness about various issues, gather more information about it, जैसे पोलियो का डोज देने के लिए, या फिर मतलब पर्यटन को चालना देने के लिए, या फिर जो पर्यटन स्थल है वहां पर गंदगी ना फैलाए, वहां पर कूड़ा ना फैलाए, इसलिए इंफॉर्मेशन देने के लिए, जन जागृति करने के लिए ऐसे फिल्म्स बनाई जाती थी। और वो बहुत सी आज भी दिखाई जाती है हमारे मूवीज थिएटर्स में शुरू होने से पहले। He also created historical movies like कल्याण सा खजीना, बाजी प्रभु देशपांडे एंड नेताजी पालकर, ऐसे भी मूवीज बनाए गए। He also made a movie on a realistic social issue. तो सामाजिक जो समस्याएं थी उस पर आधारित भी मूवीज बनाए गए। एंटाइटल्ड सावकारी पाश, जो सावकार हुआ करते थे वो कर्जा देते थे गरीब किसानों को और उनको उसमें फंसाकर वो फिर बहुत मतलब उनकी लूट करते थे। इन 1925 भालजी पेंढारकर मेड अ मूवी एंटाइटल्ड बाजीराव मस्तानी 1925 में। हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट सस्पेक्टेड इट टू बी अ मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स एंड इट वाज बैंड। तो इन्होंने बनाई तो थी 1925 में बाजीराव मस्तानी मूवी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनको ये लगा कि देशभक्ति फैलाई जा रही है इसके द्वारा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भावनाएं भड़काई जा रही है इस फिल्म द्वारा, इसलिए इस फिल्म को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बैन किया गया। कमलाबाई मंगलूरकर वॉज द फर्स्ट वुमन प्रोड्यूसर, ये पहली महिला प्रोड्यूसर थी फिल्म की। शी प्रोड्यूस सावळ्या तांडेल एंड पन्ना दाई, ये हिंदी मूवी है। राम शास्त्री, अ मूवी मेड बाय प्रभात कंपनी इन 1944 बिकेम वेरी पॉपुलर। राम शास्त्री नाम के एक पेशवाओं के न्यायाधीश थे वो, तो उनके आधार उनके जीवन पर एक मूवी बनाई थी प्रभात कंपनी ने। प्रभात कंपनी बहुत फेमस थी मराठी मूवीज बनाने वाली, तो वो बहुत पॉपुलर हुई। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड अ फ्यू मूवीज वेर मेड ऑन हिस्टोरिकल थीम्स। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद ऐतिहासिक थीम पर आधारित भी बहुत सारे मूवीज बनाए गए। आचार्य अत्रे मेड अ मूवी ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा फुले एंड विश्राम बेडेकर मेड मूवी ऑन द लाइफ ऑफ वासुदेव बळवंत फडके। वासुदेव बळवंत फडके नाम के 1857 के जो ब्रिटिशों के खिलाफ उठाव हुआ था उसमें उन्होंने क्रांतिकारी थे वो, उनके जीवन पर आधारित मूवी बनाई गई। उसके बाद महात्मा फुले जी के जीवन पर आधारित भी मूवी बनाए गए। दिनकर डी पाटिल मेड अ मूवी एंटाइटल्ड धन्या ते संताजी धनाजी। बाळ शिवाजी, द मूवी मेड बाय प्रभाकर पेंढारकर, ऑल्सो नीड्स अ स्पेशल मेंशन। तो ये आपको याद रखना है कौन सी मूवी किसने बनाई है, ठीक है। संत तुकाराम इज अ मूवी टू हैव रिसीव्ड इंटरनेशनल एक्लेम। इट वाज शोन इन द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन पेरिस। पेरिस में दिखाई गई थी संत तुकाराम मूवी उस समय। विष्णुपंत पागनीस एक्टेड एज संत तुकाराम इन दिस फिल्म। तो उनमें जो संत तुकाराम जी का काम जिसने किया था उन एक्टर का नाम था विष्णुपंत पागनीस, ठीक है। हिस्टोरिकल मूवीज वेर ऑल्सो मेड इन हिंदी। ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित मूवीज भी बनाई गई थी हिंदी में भी। द हिंदी मूवीज मेड
इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड सिकंदर, तानसेन सम्राट, चंद्रगुप्त, पृथ्वी वल्लभ एंड मुगले आजम वेर मेड विद हिस्टोरिकल बैकड्रॉप। ऐसे भी मूवीज बनाए गए। पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वीराज चौहान जो महाराज थे हमारे, उन पर, तानसेन, फिर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जीवन पर आधारित। फिर डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ये जो थी वो सच्ची घटनाओं पर आधारित मूवी थी। द मूवी इज बेस्ड ऑन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सच एज आंदोलन, झांसी की रानी ऑल्सो डिजर्व अ मेंशन। ऐसे मूवीज भी बनाई गई जैसे आंदोलन नाम की, जो स्वतंत्रता संग्राम पर बनाई गई, झांसी की रानी, जैसे कंगना रनौत की भी मनकर्णिका नाम की मूवी आके गई है झांसी की रानी के जीवन पर आधारित, वो भी है आज के ज़माने में बनाए गए, आज के दौर में। ठीक है। प्रोडक्शन स्टूडियोज सच एज बॉम्बे टॉकीज, राजकमल प्रोडक्शंस, आरके स्टूडियोज, नवकेतन एटसेट्रा प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस थे, स्टूडियोज थे जहां पर शूटिंग की जाती है। स्टूडियोज मतलब सेट्स वगैरह जहां पर बनवाए जाते हैं। आपने वो सेट हैदराबाद का सेट्स रामोजी फिल्म सिटी देखी होगी अगर किसी ने, तो वहाँ पर सेट्स खड़े किए जाते हैं। राजमहल का सेट है तो राजमहल दिखाया जाता है वगैरह, जो भी है वो सब बनाए जाते हैं सेट्स, उसे बोलते हैं स्टूडियोज, जहाँ पर शूटिंग की जाती है और सेट्स बनाए जाते हैं। ऐसे कई सारे स्टूडियोज हैं हमारे देश में जहाँ पर फिल्म शूटिंग की जाती है और जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया हमारे देश में फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप होने में। एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैन अवेल मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड्स ऑफ ड्रामा एंड मूवीज। देखिए, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को, इतिहास के विद्यार्थियों को भी बहुत ज़्यादा स्कोप है मूवीज के इंडस्ट्री में या ड्रामास के इंडस्ट्रीज में, नाटक के इंडस्ट्री में या फिल्मों के इंडस्ट्री में। देखिए कैसे ड्रामा। 1. In order to achieve accuracy of stage backdrops on stage, deep knowledge of the history of arts and architecture of concerned period is essential. देखिए, कोई ऐतिहासिक नाटक बन रहा है या ऐतिहासिक फिल्म बन रही है तो उस समय के सिविलाइजेशन, उस समय के महल कैसे हुआ करते थे, उस समय का आर्किटेक्चर कैसे हुआ करता था, उस समय के कॉस्ट्यूम्स कैसे हुआ करते थे, लोग कॉस्ट्यूम्स कैसे पहनते थे, उस समय के वेपन्स कैसे हुआ करते थे, उस पर आधारित अगर आपको नॉलेज है तो आप ऐसे फिल्म में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो इतिहास के जानकार इस तरीके से फिल्म प्रोडक्शन में, नाटक के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स इन दीज फील्ड्स कैन वर्क एज आर्ट डायरेक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स। Second, the script writers as well as dialogue writers need assistance of experts in languages and history of languages. उस समय की भाषा कैसे बोली जाती थी, उस पर आधारित भी अगर आप जानकार है इतिहास के, या फिर डायलॉग राइटर, या फिर स्टोरी बनाने में भी, क्योंकि उस समय की घटनाओं का भी जानकारी होना आवश्यक होता है। तो ये सब जानकारी जिनको होती है वो इतिहासकारों की काफ़ी मदद होती है ऐसे फिल्म्स, ऐसे नाटक प्रोड्यूस करने में। एज वेल एज एक्सपर्ट्स इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ अ गिवन पीरियड। फिर सिनेमा फर्स्ट, द आर्ट डायरेक्टर्स ऑफ मूवीज क्रिएट द बैकड्रॉप डिजाइंस ऑफ एटमॉस्फेयर, कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी, उस समय की ज्वेलरी, गहने कैसे हुआ करते थे, मेकअप, हेयर स्टाइल्स एटसेट्रा, suitable to the times of the theme of the movie. Scholars of history can work in this field as art directors or as consultant to the art director. Second, to write movie dialogues, knowledge of the culture and language as well as spoken in the concerned period is necessary. उस समय मराठी भाषा या हिंदी भाषा जो भी है कैसे बोली जाती थी उस पर बहुत रिसर्च करना पड़ता है, उसके जानकार लगते हैं। एक्सपर्ट्स इन दीज फील्ड्स कैन फाइंड मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें जो एक्सपर्ट्स है, हिस्टोरियंस वगैरह, उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसे फिल्म्स बनाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है मित्रों।